हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 सीबीएसई सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज हम पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। पार्ट 2 में जो टॉपिक आएगा वो आएगा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या होती है ना। पार्लियामेंट के बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, हमारे देश में पार्लियामेंट होती है, ऐसा नहीं है पार्लियामेंट कहीं और नहीं होती, और भी देशों में होती है। तो सबके नाम जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, और भी कंट्रीज़ में होती हैं। तो पार्लियामेंट अपने देश की है, तो उसमें बात करेंगे। इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट। आपने जो ऑफिस मेमोरेंडम का जो एग्जाम्पल देखा था उसमें पार्लियामेंट के रोल के बारे में शायद ही सुना होगा, परहैप्स नॉट, शायद नहीं। Since this decision was not taken by Parliament, you might think that Parliament had no role in it. But let us go back to the story and see whether Parliament figures in it. तो आइए उस स्टोरी में हम वापस चलते हैं कि उसमें पार्लियामेंट का कोई जिक्र था या नहीं। लेट अस रिकॉल द पॉइंट्स मेड अर्लियर बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आइए पहले जिक्र करने से पहले हम थोड़े से जो सेंटेंस हैं इनको कवर कर लेंगे, उनको पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट है इसका, द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वॉज डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इन इज जो उन्होंने लॉ बनाया था तो किसी ने पार्लियामेंट में बनाया था। द प्राइम मिनिस्टर मेड अनाउंस किया था उन्होंने कि भाई हाँ ये जो है नियम जो है या जो ऑर्डर है इसको लागू करना चाहिए। ठीक है, तो रिजर्वेशन का था वो, इसके बारे में है। द डिसीजन वॉज नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट। तो जो डिसीजन था ये डायरेक्टली पार्लियामेंट में लिया गया था, कैसे क्या हुआ था। तो डायरेक्टली पार्लियामेंट में नहीं लिया गया था क्या, बट पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखो पहले क्या होता है, सबसे पहले होती है ऊपर पार्लियामेंट होती है ना, इसके नीचे होती है गवर्नमेंट। तो क्या है, पार्लियामेंट को अगर पार्लियामेंट में कोई बात आ रही है, पार्लियामेंट में किसी मुद्दे पर किसी इशू पर कोई मुद्दा उठ रहा है या कोई बात हो रही है, तो गवर्नमेंट को पार्लियामेंट की बात माननी होगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट उसकी बात नहीं मानती है तो पार्लियामेंट में इतनी ताकत है कि वो गवर्नमेंट की जो है सरकार को गिरा दे और दूसरी सरकार वहाँ पर अपॉइंट हो जाए। ठीक है, तो यानी गवर्नमेंट को जो है पार्लियामेंट के अधीन काम करना होता है। तो दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन। तो उन्होंने जो था प्रेशर डाला कि भाई जो मंडाल रिकमेंडेशन है उसको आगे बढ़ाया जाए, ये जो है रिजर्वेशन का जो आइडिया है इसको लागू किया जाए। इफ़ पार्लियामेंट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विथ। अगर पार्लियामेंट जो है इस डिसीजन के फेवर में नहीं होती तो गवर्नमेंट जो है कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मतलब पार्लियामेंट की रजामंदी थी तभी तो गवर्नमेंट ने सब कुछ किया। तो कैन यू गेस वाई, तो ऐसा क्यों हुआ। रिकॉल वॉट यू रीड अबाउट पार्लियामेंट इन द अर्लियर। आइए पहले जो है जानने की कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट ने earlier class and try to imagine what parliament could have done if it did not approve of the cabinet's decision। कि पार्लियामेंट में क्या हो सकता है। देखो पार्लियामेंट में क्या होता है, बहुत सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, तो वहीं पे सबकी रजामंदी से काम होता है। पार्लियामेंट में अगर किसी चीज़ को पारित किया गया है तो फिर वो आगे गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट से वो आगे के अधिकारियों के पास जाएगा, है ना, होता हुआ फिर बाद में जहाँ से काम शुरू होता है, ऑर्डर जहाँ तक पहुँचा है तो वहाँ पर जाकर साइन होकर तो ये जो है आगे बढ़ता है। तो ऐसा ही मेमोरेंडम के केस में हुआ। ठीक है, तो वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, लेकिन हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों होती है। देखो, इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइजेस सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो देखो जितने भी डेमोक्रेसीज हैं, जितने भी देश हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो सब में क्या होता है, जो जनता के द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। जनता जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है लोगों की बिहाफ पे चुनती है वो। तो इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। ऐसे ही इंडिया में क्या होता है, हमारे देश में जो है लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं तो उसको ही पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेवल पर जो इसको कहा जाता है लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो क्या होता है, तीन जो मैंने बताया था तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, यानी जो पार्लियामेंट होती है वो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो उसका काम है कानून बनाना। तो यहीं से कोई जो ऑर्डर वगैरह है तो सबसे पहले पार्लियामेंट में जाएगा, वहीं से ये लागू होगा। तो द नेम में वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज बट सच एन असेंबली एग्जिट्स इन एवरी डेमोक्रेसी। इसकी जो पार्लियामेंट के नाम है वो हर देश में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब जगह डेमोक्रेसी होगी ही होगी। इट एक्सरसाइजेज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। तो इसके ना बहुत सारे जो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट सब जगह होती है।
तो फर्स्ट है इसका, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट जो है एक फाइनल अथॉरिटी है जो कि सारे देश में एक नियम लागू करती है। नियम बनाने का काम या फिर कानून बनाना जो है पार्लियामेंट के ही अंतर्गत होता है। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। और जो ये सारा टास्क कंप्लीट करती हैं, जो कानून बनाती हैं, इसकी भी एक असेंबलीज होती है जो कि लेजिस्लेचर कहलाती है। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एक्सिस्टिंग लॉज और एबोलिश एक्सिस्टिंग लॉज एंड मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस। तो पार्लियामेंट्स में क्या होता है, नए नए कानून बनते हैं। अगर कोई कानून खराब है तो उसको हटाया भी जा सकता है, कुछ नए कानून को लाया भी जा सकता है ना। और जो नए नए नियम कायदे जो है सब वहाँ पर बनाए जाते हैं, या फिर जो है कानून कुछ बनाए गए हैं उनमें चेंजेस भी ला सकते हैं, वो सब पार्लियामेंट में होता है। जो लेजिस्लेचर की असेंबली होती है वो ये सारे काम करती है। सेकेंड है, पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट चलाती है उसके हाथ में कुछ कंट्रोल होता है। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। इंडिया जैसे देश में ये कंट्रोल जो होता है सीधा होता है और फुल होता है, ठीक है। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली सो लॉन्ग एज दे इंजॉय सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट के द्वारा ही ये सब जो है निर्णय लिए जाते हैं। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव। पार्लियामेंट जो है जैसे कि बजट पेश होता है ना, तो गवर्नमेंट को जैसे अगर बजट पेश करना है तो पार्लियामेंट में इसका डिसीजन लिया जाता है कि भाई देखो हमने बजट पेश करा है तो इस तरीके से उसको लागू किया जाए क्या। तो इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शन इज। तो बहुत सारे देशों में भी ऐसा होता है, बहुत सारी कंट्रीज में भी ऐसा होता है कि जब पार्लियामेंट में हो जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा निर्णय कि भाई इतना बजट पेश किया जाए, तो अगर पार्लियामेंट में जाकर वो वहाँ के मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स को ओके करते हैं तभी वो लागू किया जाएगा, तभी वो सैंक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट के ऊपर ही सारा कंट्रोल है, पार्लियामेंट ही सब कुछ जो है इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। पार्लियामेंट के बिना गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट को कोई नियम पास करवाना है तो उसको पहले पार्लियामेंट में जाना होगा। अगर पार्लियामेंट में उसके लीडर्स कह देते हैं कि हाँ भाई ये बात सही है, ये नियम लागू होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, वरना नहीं। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट जो है एक हाईएस्ट फोरम है डिस्कशन और डिबेट का। जैसे मान लीजिए पब्लिक में कोई इशू उठ रहा है या कोई नेशनल पॉलिसी हमें लागू करनी है देश में, तो उसके लिए वो जो डिसीजन लिया जाता है या फिर डिबेट होती है वो सारी पार्लियामेंट में ही होती है। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। पार्लियामेंट जो है किसी भी मैटर में जो है कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसको खो सकती है, मतलब सब कुछ पार्लियामेंट में बैठ कर होता है। तो पार्लियामेंट जो है वही मास्टर लेवल पर आती है वो, ठीक है। अब आता है पार्लियामेंट के टू हाउसेस। पार्लियामेंट में टू हाउसेस कौन कौन से होते हैं? देखो पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, ठीक है। एक तो होता है इसका लोअर हाउस और एक होता है इसका अपर हाउस। तो लोअर हाउस में आती है लोकसभा और अपर हाउस में आता है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा। तो देखो सिंस पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइडेड द रोल एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स। देखो मतलब पार्लियामेंट की जो पावर्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जैसे कि दे आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउस। इनको चैम्बर या फिर हाउसेस कहा जाता है। वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइजेज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। देखो एक हाउस जो होता है तो वो तो डायरेक्टली पीपल के द्वारा चुना जाता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा है वो, ठीक है। तो लोकसभा में क्या होता है, जो जनता होती है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। तो लोकसभा में जो है फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है लोकसभा। द सेकेंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन। सेकेंड हाउस है जो है उसमें कुछ स्पेशल फंक्शन किए जाते हैं और वो जो इनडायरेक्टली चुना जाता है। जैसे मैं बताती हूँ आपको, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा में तो क्या होता है, जो पीपल के जो लोग होते हैं जनता उसको अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनती है। और राज्यसभा में क्या होता है, सारे स्टेट्स के जो हमारे राज्य होते हैं ना उसके सारे एमएलए जो मिलकर वोटिंग करते हैं और अपना जो है राज्यसभा में मेंबर चुने जाते हैं, तो वो होती है राज्यसभा। अब कहेंगे आप लोकसभा राज्यसभा में पॉपुलर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो उसमें लोकसभा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर होते हैं, जैसे उसमें होते हैं 543 इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। कितने इलेक्टेड मेंबर होते हैं 543। और राज्यसभा में कितने होते हैं 272। कितने होते हैं लोकसभा में 573 और राज्यसभा में होते हैं 272, ठीक है, याद रखना। तो ये जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लोकसभा। द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स। और राज्यसभा का काम क्या है, राज्यसभा का काम है कि जितने भी स्टेट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स दूर की जाए, उनकी समस्याओं को से छुटकारा दिया जाए और जितने भी मतलब उनके क्षेत्र में जितने भी अंदर उनके कार्य आते हैं उनको संभाला जाए। तो इन आर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउस। हमारे देश में पार्लियामेंट में
दो हाउसेज होते हैं। द टू हाउसेज आर नोन एज द काउंसिल ऑफ द स्टेट राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा। ठीक है, एक तो होता है लोगों का हाउस, वो होता है लोकसभा, और जिसमें राज्य होते हैं, हमारे राज्य में जितने भी हमारे राज्य होते हैं उनके एमएलए जब आपस में मिलकर वोटिंग करते हैं, सारे एमएलए से मिलकर वोटिंग करते हैं तो राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो पार्लियामेंट का भी एक पार्ट है। ऑल्दो शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, लेकिन क्या है, बल्कि वो किसी हाउस का मेंबर नहीं है, वो किसी हाउस के मेंबर नहीं है, सिर्फ वो पार्लियामेंट का एक पार्ट है। उन्हें जहाँ लगता है पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। दैट इज वाई ऑल लॉज मेड इन द हाउसेज कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द असेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी लॉज ये लागू होते हैं, अगर लॉज कोई बनता है तो अगर पार्लियामेंट में किसी चीज़ पर लॉज उठ रहा है तो जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट की मर्जी के बिना कोई लॉज आगे नहीं जा सकता। अगर उनको लग रहा है कि हाँ भाई लोकसभा से या राज्यसभा से किसी चीज़ के ऊपर मुद्दा उठा है तो प्रेसिडेंट के बिना मर्जी के ये आगे नहीं जा सकता है। यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लास। आप जो है इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हो। फ्रॉम द चैप्टर 3 यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शंस टेक प्लेस। चैप्टर 3 में आपने देखा कि लोकसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं। लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंसेस बिटवीन द कॉम्पोजिशन ऑफ दीज टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो देखेंगे, ठीक है। तो आंसर द फॉलोइंग फॉर द लोकसभा एंड द राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा के लिए हमें जो ये क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स देने हैं। जैसे कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। देखो मैं सारी चीज़ें ना पहले समझा चुकी हूँ आपको, तो बहुत आसान है, आप लोग इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, दोनों में आपको मेंबर्स बताना है कितने कितने हैं। हु इलेक्ट्स द मेंबर्स, अब इन्हें जो ये मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट कौन करता है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टर्म, इनकी लेंथ कितनी होती है, इनके टर्म की कितने टाइम तक इनका टर्म चलता है। कैन द हाउस बी डिसॉल्व और इट इज़ परमानेंट, क्या ये हाउस जो डिसॉल्व हो सकता है या ये परमानेंट है। ठीक है, तो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले आएगा, देखो कैन द हाउस बी डिसॉल्व और इज परमानेंट, तो इसमें आएगा लोकसभा जो है डिसॉल्व होता है लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व होता है और राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, अब मान लीजिए पूछा जा रहा है कि इनका टर्म कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का और राज्यसभा का होता है 6 साल का। ठीक है, हु इलेक्ट्स द मेंबर, देखो लोकसभा के जो मेंबर हैं उनको जनता चुनती है ना, रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, जनता वोटिंग के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, तो लोकसभा को जनता चुनती है। और राज्यसभा में जो हमारे राज्य के जो एमएलएज होते हैं, जितने जितने डिफरेंट राज्य हैं, जितने डिफरेंट स्टेट हैं, उनके जो एमएलए होते हैं वो आपस में सब मिलकर जब वोटिंग करते हैं तो राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। अब आता है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो टोटल नंबर देखो लोकसभा में 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ठीक है, और 2 इसमें नॉमिनेटेड होते हैं और बाकी जो है उसमें 272 है, सॉरी, राज्यसभा में कितने हैं 272। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द टू हाउसेज इज मोर पावरफुल। अब इन दोनों हाउस में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो आप लोग बोलोगे कि राज्यसभा। देखते हैं, मैं देखो सुनने में राज्यसभा ही लग रहा है क्योंकि कि राज्यसभा राज्य के उसमें आ गया, लेकिन नहीं, लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होता है। इट माइट अपियर दैट द राज्यसभा इज मोर पावरफुल, फॉर सम टाइम्स इट इज़ कॉल्ड द अपर चैम्बर एंड द लोकसभा द लोअर चैम्बर। क्योंकि आप इसलिए भी सोच सकते हो कि राज्यसभा को अपर चैम्बर कहा जाता है और लोकसभा को लोअर चैम्बर कहा जाता है, तो ये ज़्यादा पावरफुल होगा, तो नहीं, लोअर चैम्बर ज़्यादा पावरफुल है। बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल दैन लोकसभा। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नोट द लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पता ये क्या है, ब्रिटिश के टाइम से ही क्या है ये वर्ड चला आ रहा है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर दे रखी हैं जो कि लोकसभा के पास अलग तरीके की पावर्स हैं, राज्यसभा के पास अलग तरीके की पावर्स हैं। तो बट इन मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइजेज सुप्रीम पावर, लेकिन लोकसभा के पास सुप्रीम पावर है क्योंकि देखो जनता चाहे तो अपने मर्जी से सरकार बना सकती है ना, तो सरकार के पास एक अलग तरीके की पावर है, तो उसके पास तो सुप्रीम पावर हुई ना। और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो वोटिंग के थ्रू आते हैं, जो एमएलए होते हैं एमएलए की वोटिंग मिलती है तब राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। देखो एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास बाई बोथ द हाउसेज, कोई भी ऑर्डिनरी लॉ होगा तो वो इन्हीं के द्वारा हाउसेज के द्वारा पास होना चाहिए। बट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेज, लेकिन इन दोनों हाउसेज में एक अंतर भी है। द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ ज्वाइंट सेशन इन विच मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज सिट टुगेदर। Because of that larger number of members, the view of the Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting. तो देखो क्या होता है, जब कोई लॉ पारित होना है, लॉ कोई पास होना है, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं आपस में इकट्ठा वो लोग एक साथ बैठते हैं। लोकसभा में होगा कितने 543 हैं इलेक्टेड मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स, तो ज़्यादा जो इनके हो तो ज्वाइंट इनकी मीटिंग होती है। तो ज्वाइंट मीटिंग जब होती है इनकी तभी तो कोई लॉ पास होता है, फिर मीटिंग के जरिए बताते हैं और उनके द्वारा डिस्कशन होता है, फिर एक जो है लॉ पास किया जाता है।
लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स, लोकसभा के पास मनी मैटर्स में बहुत ज़्यादा पावर रहती है। वंस द लोकसभा passes the budget of the government or any other money related law, the राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। अगर लोकसभा में एक बार किसी चीज़ का बजट पास हो जाए, कि गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ को बताती है कि भाई ये बजट है, और अगर लोकसभा में जाकर उसको बताया जाए, अगर लोकसभा इसे पास कर दे, तो राज्यसभा में इतनी हिम्मत नहीं कि वो उसको रिजेक्ट कर दे। द राज्यसभा कैन ओनली डिले बाई 14 days और सजेस्ट चेंज इन, राज्यसभा के पास बस इतनी ही पावर है कि इसको वो या तो 14 दिनों के लिए टाल दे या फिर इसको चेंज कर दे। वो कह सकती है कि भाई इसको 14 दिनों के लिए रोक दो, इसमें कुछ सुधार लाया जाए, बजट अभी मतलब बजट हमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो इसमें 14 दिन के लिए इसको देरी कर सकती है, इसको फिर चेंजेस कर सकती है, बस इतना ही वो कर सकती है। बाकी सारी पावर जो है वो लोकसभा के पास है। द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दीज थिंग, अब ये लोकसभा के ऊपर है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे, उसकी मर्जी है कि वो अगर टाल रही है राज्यसभा तो वो उनकी बात माने या ना माने, उनको गड़बड़ी लग रही है तो ठीक है उनको लगे, लेकिन लोकसभा को अगर नहीं लग रही है तो वो उसको ऐसे ही पारित कर सकती है। ठीक है, तो सारी पावर जो है वो लोकसभा के ही हाथ में है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लोकसभा जो होती है वो मिनिस्टर्स की जो काउंसिल होती है ना, उसको भी कंट्रोल करती है। ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, देखो लोकसभा में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, जैसे अपना रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं ना, तो जनता के थ्रू ही करा जाता है। तो लोकसभा में इतनी पावर है कि प्राइम मिनिस्टर को भी हटा सके। ठीक है, अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दैट हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्वाइट, उन सबको हटा सकती है लोकसभा, जितने भी सारे मिनिस्टर हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर भी उसके अंतर्गत आते हैं तो उनको भी वो हटा सकती है। द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये सारा जो है आप लोगों को खुद पढ़ना है। ठीक है, ये आपके लिए दिया हुआ है, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। अब आता है टॉपिक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, देखो हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा, तो पार्लियामेंट में आता है लेजिस्लेचर, जो कानून बनते हैं पार्लियामेंट के अंदर अगर कानून बनते हैं। फिर आता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, किसी कानून को इम्प्लीमेंट करना यानी उसको लागू करना। तो सेकंड वो आएगा इसका प्रोसीजर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम विद विच वी स्टार्टेड दिस चैप्टर, क्या जो हमने चैप्टर जब स्टार्ट हुआ तो ऑफिस मेमोरेंडम की एक स्टोरी सुनी थी, है ना, पढ़ी थी, तो वो क्या आपको याद है। वी फाउंड आउट दैट द पर्सन हु साइन द डॉक्यूमेंट डिड नॉट टेक हिज डिसीजन, हमने ये भी देखा था कि जिस जॉइंट सेक्रेटरी ने उसको साइन किया था तो उसने वो डिसीजन नहीं लिया था। ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय समवन एल्स, वो तो सिर्फ उस जो लॉ को उस पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा था, साइन करके डिसीजन उसने नहीं लिया था। तो वी नोटेड द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजन, हमने इस डिसीजन में प्राइम मिनिस्टर का रोल भी देखा था। बट वी ऑल्सो नो दैट ही कुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन इफ ही डिड नॉट हैव सपोर्ट फ्रॉम द लोकसभा, लेकिन हमने क्या ये देखा कि क्या प्राइम मिनिस्टर ने जब ये लॉ पारित किया था तो क्या लोकसभा के बिना सपोर्ट के ही हो गया था। तो इन दैट सेंस ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेस ऑफ द पार्लियामेंट, इस बात से हमें पता चलता है, इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट्स में ये मुद्दा उठा, सबसे पहले पार्लियामेंट में ये लॉ उठा, पॉलिसी बनी कि भाई ये लॉ जो है पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद में आगे इसको एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, उसको लागू किया गया और एक दूसरे ने सारी फंक्शनरीज ने सबने मिलकर इसको लागू किया। तो different levels of any government we find functionaries who take day to day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people, जब सारी फंक्शनरीज मिलकर एक दूसरे के साथ काम करती हैं, मतलब जब एक दूसरे के ऊपर होती है, जैसे पार्लियामेंट से गया तो गवर्नमेंट के पास आया, गवर्नमेंट से वहाँ के मिनिस्टर्स ने लिया, मिनिस्टर से ज्वाइंट ऑफिस तक पहुंचा तो ज्वाइंट सेक्रेटरी ने फिर साइन किया, फिर ये आगे लागू हुआ। तो सारी फंक्शनरीज जब मिलकर डे टू डे काम कर रही हैं तो ये सब एग्जीक्यूटिव कर रही हैं। ठीक है, तो फंक्शनरीज जब सारी मिल गई आपस में तो ये कहलाती हैं जो है एग्जीक्यूटिव। ठीक, कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इनको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, यानी कि कानून लागू करना। देखो पार्लियामेंट में क्या हुआ, कानून बना, और एग्जीक्यूटिव में होता है कानून लागू करना। तो दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एक्सिक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये सब जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आगे लागू कर रही हैं, इसलिए इनको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। दस व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजुअली मीन द एग्जीक्यूटिव, अगर इसका मतलब यह हुआ कि जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट से बात उठी और गवर्नमेंट तक पहुंची, तो यानी गवर्नमेंट इसको एग्जीक्यूट कर रही है, उसको कानून को आगे लागू कर रही है। ठीक है, तो अब टॉपिक आता है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। हम देखेंगे कि दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक पॉलिटिकल और एक परमानेंट। तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री
2 कैटेगरीज मेकअप द एग्जीक्यूटिव। हमारे डेमोक्रेटिक देश में, ठीक है, ऐसा नहीं हमारा देश ही डेमोक्रेटिक है, जहाँ पर भी डेमोक्रेसीज है तो वहाँ पर 2 कैटेगरीज होती हैं एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक तो वो जो लोगों ने स्पेसिफिक पीरियड के लिए इलेक्ट किया है, चुना है, इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, जैसे मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, मंत्री हो गए, ये सारे इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में। इन द सेकंड कैटेगरी पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। सेकंड कैटेगरी में आते हैं लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए चुने जाते हैं, जिनको लोग चुनते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो वो आते हैं, जैसे कि सॉरी चुनने नहीं, जैसे मतलब वो लोग आते हैं इसमें जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, जैसे कि IAS हो गए, IPS हो गए, इस तरह के गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं उस तरीके के लोग आते हैं जो सिविल सर्विसेज में होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज। इनको ही कहा जाता है परमानेंट और सिविल सर्विसेज। तो पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट। जो सिविल सर्विसेज में लोग काम करते हैं उनको सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। तो दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। देखो क्या है, अगर रूलिंग पार्टी है, जिसकी सरकार है, अगर उसकी सरकार चल रही है, मान लीजिए उसकी सरकार नहीं है, सरकार दोबारा से चेंज भी हो रही है, तो ये लोग अपना काम करते रहेंगे। ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं जो IAS IPS होते हैं, इनको इनसे बात से कोई मतलब नहीं होता, तो इसीलिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। इनका काम है, ये लोग जो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत काम करते हैं, उनके अंडर में रहकर काम करते हैं। and assist them in carrying out the day-to-day administration. Can you recall the role of political and non-political? Okay. Executive in the case of the office memorandum, क्या आप ऑफिस मेमोरेंडम के केस में बता सकते हो कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन थे और जो है ये जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन थे? तो देखो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सिंपल है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में परमानेंट से ही मुद्दा उठा, तो जो मिनिस्टर्स थे, प्राइम मिनिस्टर थे, जो गवर्नमेंट थी, ये सारे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, और वहाँ पर जब ये उठा तो ये सीधे ऑफिस में पहुंचा, तो वहाँ के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जिसके सिग्नेचर हुए थे, तो वो जो है वो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात हुआ था, परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो हुए, ठीक है। ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हुआ वो हुआ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। 2 होते हैं ना, पॉलिटिकल और परमानेंट, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हुआ वो हुआ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो यू माइट आस्क व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। शायद आपने को याद होगा या आपको ऐसा लग रहा होगा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर क्यों है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बजाय। तो वाई इज़ द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट। क्यों कि मिनिस्टर जो है वो सिविल सर्वेंट की बजाय ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जबकि सिविल सर्वेंट वाले जो लोग होते हैं IAS IPS वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, ज़्यादा उनको नॉलेज होती है, तो फिर भी मिनिस्टर्स क्यों ज़्यादा पावरफुल होते हैं। द सिविल सर्वेंट इज यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर्स, है ना। जो एडवाइजर्स होते हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, तो उसके बजाय जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज क्यों होती है, उनको ज़्यादा पावर क्यों होती है। तो समटाइम्स द मिनिस्टर्स मे नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स दैट कम अंडर दैट मिनिस्ट्री। दिस कुड ईजिली हैपन इन मिनिस्टर्स लाइक डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइंस, ठीक है। तो ये सारे देखो होते हैं ना, तो ये सारे जो होते हैं सब ये एग्जीक्यूटिव होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कि हेल्थ में हो गए, इंडस्ट्री में हो गए, साइंस में हो गए, टेक्नोलॉजी में हो गए, है ना। इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए, जैसे मान लीजिए हमें GST लागू हुआ है ना, तो GST लागू हुआ, तो GST लागू करा तो गवर्नमेंट ने करा ना आगे इसको, तो जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में GST का मुद्दा उठा, फिर बाद में से गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो ये सब हमारे जो है गए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए, और बाद में जो IAS IPS और ये जो डॉक्टर्स वगैरह हो गए, पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सारे जितने भी होते हैं, क्लर्क होते हैं, ये सारे जो होते हैं हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्योंकि इसको आगे बढ़ाते हैं, ये किसी कानून को आगे लागू करते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो देखो द रीजन इज वेरी सिंपल, इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। हमारी डेमोक्रेसी में क्या है, लोगों की इच्छा जो है सुप्रीम है, कि लोग चाहें तो सरकार को हटा दें, लोग चाहें तो सरकार को गिरा दें, मगर अगर उनको लग रहा है कि भाई ये आदमी अच्छे से काम नहीं कर रहा, ये नेता अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उसको हटा देंगे। तो द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड देम एम्पावर टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ। क्योंकि मिनिस्टर जो होता है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसे लोगों ने अपनी इच्छा से चुना होता है। तो शी इज़ फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर डिसीजन। और वही जो है
जितने भी निर्णय लेता है वो जनता को उसका जवाब दे सकता है, जनता उससे पूछ सकती है, वो जवाबदेह होता है कि भाई आपने ये निर्णय क्यों लिया या ये निर्णय क्यों नहीं लिया। लेकिन जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं हम उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते, वो थोड़ी ना इलेक्ट करके आए होते हैं, वो तो सीधे सीधे आईपीएस और आईएएस बने होते हैं, तो उनसे थोड़ा ना कोई क्वेश्चन करा सकता है कि भाई आपने ये निर्णय क्यों लिया। लेकिन हम मिनिस्टर से ज़्यादा जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, वो जवाबदेह होता है जनता के प्रति, इसीलिए उसकी जो है ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, चलिए, दैट्स वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजन, इसीलिए मिनिस्टर जो होते हैं सारे फाइनल डिसीजन लेते हैं। द मिनिस्टर डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स इन विच डिसीजन ऑन पॉलिसी शुड बी मेड, इसीलिए मिनिस्टर जो है डिसाइड करते हैं कि कोई पॉलिसी किस तरीके से काम करेगी और किस तरीके से ये आगे लागू की जाएगी। द मिनिस्टर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ हर मिनिस्ट्री। The minister takes the advice of experts on all technical matters, but very often experts hold different opinions or place before her more than one option. Ministers जो होते हैं इन परमानेंट एग्जीक्यूटिव की राय तो ले सकते हैं आपस में कि कैसे करना है क्या करना है, लेकिन उसको आगे जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव ही आगे उसको जो है लागू करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव का यही काम है। ठीक है, एक्चुअली दिस हैपन्स इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि क्या है सब कुछ जो है बहुत बड़े पैमाने पर होता है, ये बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं इसको मिलजुल कर करती हैं, ये बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है। दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो इसको समझ रहा है, जैसे कि इसकी जैसे बहुत बड़े बड़े डिसीजन जो है बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के तहत लिए जाते हैं। नॉट द एक्सपर्ट्स, द एक्सपर्ट्स कैन टेल द रूट बट समवन विद अ लार्जर व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन। इन अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर्स परफॉर्म दिस रोल, हमारे डेमोक्रेसी देश में जो मिनिस्टर्स होते हैं यही बड़े बड़े जो रोल है ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सारी पावर जो है वो हमारे यहाँ मिनिस्टर्स के हाथों में है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।